नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एआर एजुकेशन पे। तो बैकग्राउंड में दिख रही पिक्चर से कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये बखूबी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। और मेडिवल हिस्ट्री में हमारा जो पहला सेशन रहेगा वो है राइज ऑफ इस्लाम के बारे में। कैसे हमारे भारतवर्ष में अरब, टर्किश, कैसे ये इन लोगों का आगमन किस तरीके से हमारे भारतवर्ष में होता है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज से जितने भी क्लासेस अब आने वाले हैं सब मेडिवल हिस्ट्री के आएंगे। जब तक हमारा मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो जाता उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो जिन्होंने भी हमारे एंसेंट हिस्ट्री के क्लासेस को अटेंड नहीं किए, आप इस वीडियो के बाद, इस क्लासेस के बाद आप जाके उस एंसेंट हिस्ट्री को भी एक बार देखिए, समझिए चीज़ों को, और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्लासेस कैसे लगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हमारा क्लास मेडिवल हिस्ट्री का। और मेडिवल हिस्ट्री में पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राइज ऑफ इस्लाम। राइज ऑफ इस्लाम के बारे में कि हमारे भारतवर्ष में इस्लाम का आगमन कैसे होता है। तो देखिए, समय है 712 ईडी का, क्योंकि समय अब जो है वो समय आगे की तरफ चल रहा है। बीसी में समय पीछे की तरफ चलता था। जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, जब हमने आर्यंस को पढ़ा था, जब हमने बुद्धिज्म पढ़ा था, जैनिज्म पढ़ा था, तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि जो समय काल है वो पीछे की तरफ चलते थे। तो अब से जो है वो समय काल जो है वो आगे की तरफ चलेंगे। ईडी में क्या होता है, समय आगे की तरफ चलता है। तो समय जो है वो 712 का था। 712 का समय है जब वेस्ट एशिया से, पश्चिमी एशिया से एक गवर्नर जनरल जो है भारत में आता है, जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। वो एक उमायद कैलिफट का एक जनरल था जो कि भारत में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो उसका एक नाव जो है वो, उसके अंदर बहुत सारे मतलब सोने अशर्फी थे, जो कि किसी राजा के लिए उपहार में जा रहा होता है सी के जरिए। तो उसको जो है समुद्र के जो लुटेरे होते हैं उसको चुरा लिया था। उसको ही ढूंढते हुए ये भारत में आता है। तो भारत में आने के बाद इसका जो सामना है वो सिंध के एक राजा से होता है। वहां पे उस राजा से उसका वॉर होता है, और उस जगह के, सिंध के जो आसपास के एरिया को है वो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो जीत लेता है। जैसे मुल्तान, ब्राह्मणाबाद, अगल बगल के जितने भी एरिया है वो उसको जीत लेता है। तो सबसे पहला मुसलमान जो था, देख लीजिए एक सेकंड, पहला मुसलमान जो था वो आया था वेस्ट एशिया से। वेस्ट एशिया से पहला मुसलमान आया था। ये एक अरबी था, एक अरबी हुआ करता था, और इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो पहला मुसलमान था जो भारत में आया था। कब आया था? तो ये आया था 712 एडी में। ओके, 712 एडी में आया था। ये उमायद कैलिफट का जनरल था। उमायद कैलिफट का एक जनरल था। ओके, ये भारत में आता है। आने के बाद ये जो सिंध के जो आसपास के एरिया है उसे जीतता है। जीतने के बाद वहाँ पे वो वहाँ पे अपना शासन शुरू करता है। मुल्तान, ब्राह्मणाबाद, फिर वहाँ पे जितने भी अगल बगल के एरिया उसको लूट पाट के वो चला जाता है। क्योंकि जो अरबी थे, जो अरब जो हमारे भारत में जब आए थे, तो उनका एक ही मोटिव था, भारत में शासन उन लोग को ज़्यादा दिन करना नहीं था, बस उनको लूट पाट करके यहाँ से चला जाना था। तो उन्होंने आया, हमला किया, जीता, लूटपाट किया और चला गया। अब जो है जैसे ही लूट के भारत से चला जाता है, तो इसके बाद जो है भारत में आता है मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी भारत में आता है। अब जो है भारत में आएगा टर्क का आगमन होता है भारत में। और ये जो आता है वो आता है
AD से 1026 तक जो है वो भारत में रहता है। ओके, 1026 तक ये भारत में रहता है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम से एग्जाम में बस इतना ही आपको पूछेगा कि पहला मुसलमान शासक कौन था जो भारत में आया था, तो वो आया था मोहम्मद बिन कासिम। ओके, और पहला कौन सा इस्लामिक धर्म था, इस्लाम मतलब इस्लाम थे जो जो भारत में आए थे वो थे अरब। अरबी जो है वो पहली बार भारत में आए थे। इसके बाद जो है वो टर्किश लोग, टर्किश का आगमन होता है हमारे भारत में, और टर्किश में भी पहला जो इंसान होता है वो है मोहम्मद गजनबी। और ये मोहम्मद गजनबी कौन है? ये गजनी वंश का संस्थापक है। इसके पिता का नाम जो है वो सुबुक्तगीन हुआ करता है। देखिए, ये मोहम्मद गजनी जो है, ये मोहम्मद गजनी जो है ये गजनी वंश का संस्थापक है। गजनी वंश का संस्थापक इसे माना जाता है। गजनी वंश का संस्थापक, गजनी वंश का संस्थापक इसे माना जाता है। इसके पिता का नाम, इसके फादर का नाम जो है वो सुबुक्तगीन हुआ करता था। ठीक है, इसने इसने कई जगहों के, जब ये भारत में आया तो इसने कई जगहों के जैसे नागरकोट, मथुरा जैसे कई एरिया के ये मंदिरों को लूट लिया करता था। इसलिए इसका नाम जो है मूर्ति भंजक भी इसे कहा जाता है। ओके, मूर्ति भंजक भी इसे कहा जाता है, जो कि मूर्तियों को तोड़ने वाला जिसे कहा जाए वो भी इसे कहा जाता था। ठीक है, इसका सबसे बड़ा अटैक जो था, मोहम्मद गजनवी का सबसे बड़ा अटैक जो था, इसने 1025 AD में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था, जो सोमनाथ, वही सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में पड़ता है। और इस मंदिर को इसने 17 बार लूटने की कोशिश की थी। 17 बार इसने उस मंदिर को लूटने की कोशिश की थी, जिसके चलते वहां के जो 5000 से ज्यादा जो रक्षक थे उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, अब ये यहां से लूटपाट करके चला जाता है। अब लूटपाट करके चला गया। अब इसके बाद जो है, इसके बाद जो शासक आता है भारतवर्ष में वो आता है मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी, मोहम्मद घोरी ये आता है 1173 से 1206 तक, 1206 तक ये आता है। ये जो है ये घोरी डायनेस्टी से आता है। ये भी एक टर्क था, ये भी एक टर्किश था, ये भी एक टर्किश था, टर्क था ये भी। अब ये कहां से आता है? तो ये घोरी डायनेस्टी से आता है। घोरी डायनेस्टी से ये आता है, घोरी डायनेस्टी से आता है। अब इसका जो इंटेंशन है भारत में वो लूटपाट करने का नहीं है। इससे पहले जो आपने देखा मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत में आता है और आके लूटपाट करके चला जाता है। उसके बाद जो है मोहम्मद गजनवी आता है, वो भी लूटपाट करता है, मंदिरों को तोड़ता है, और वहां से जितने भी सोने असरफिया है, पैसे वगैरह है, जो लूटपाट करके चला जाता है। लेकिन मोहम्मद गोरी जो है ये भारत में आता है लूटने नहीं, ये यहाँ पे शासन करने आता है। तो इसने जो है भारत को जीतने के लिए आता है, ये भारत को कन्क्वेयर करने के लिए आता है। ठीक है, भारत को जीतने के लिए आता है, भारत को ये जीतने के लिए आता है। और जब ये भारत में क्रॉस कर रहा होता है, जब ये भारत में आ रहा होता है, तो इस जो पंजाब के एरिया से जब पंजाब को जीतने के लिए निकलता है, पंजाब को जब ये जीतने के लिए निकलता है
तो उसी समय जो है इसका सामना जो है वो पृथ्वीराज चौहान का से इसका सामना होता है, जो कि वो भी पंजाब की तरफ बढ़ रहे होते हैं अपने डायनेस्टी को थोड़ा एक्सपैंड करने के लिए। वो पंजाब को जीतने की तरफ निकले हुए होते हैं। तो वहीं से इनका सामना होता है पृथ्वीराज चौहान से। और वही पृथ्वीराज चौहान से जब सामना होता है तो 1191 में एक युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध हम जिसे कहते हैं, तराइन का युद्ध जिसे हम कहते हैं, जिसमें मोहम्मद गोरी जो है वो हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो इसको मार के भगा देते हैं वहां से, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जो है वो मार के भगा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान उस समय अजमेर में शासन कर रहे होते हैं, अजमेर के वो राजा होते हैं, और वो अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए पंजाब की तरफ बढ़ते हैं, पंजाब को जीतने की तरफ बढ़ते हैं। तो उसी तरफ से जो है मोहम्मद गौरी भी आ रहा होता है पंजाब की तरफ से। तो दोनों का सामना जो है वो एक एरिया में होता है जिसको तराइन बोलते हैं, वहां पे ये युद्ध होता है जिसे हम तराइन का युद्ध कहते हैं। वो 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाते हैं, उसे मार के वहां से भगा देता है। जब वो 1191 में मोहम्मद गौरी भाग जाता है तो उसके बाद वो 1192 में वो आता है, 1192 में वो आता है और भी शक्तिशाली बन के और भी सेना के साथ। तो उस समय 1192 में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे हम कहते हैं तराइन का युद्ध, और ये युद्ध जो है वो सेकेंड होगा। तराइन का दूसरा युद्ध लड़ता है जिसमें लड़ाई होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान को ये बंधक बना लेता है, जिसके बाद से भारतवर्ष में इस्लाम धर्म का आगमन होता है। इस्लाम धर्म जो है वो शासन करना शुरू कर देता है, और यहीं से भारत में एक इस्लाम का आगमन होने लग जाता है। और 1206 से लेके जो ये टाइम पीरियड है 1206 का, इसके बाद से दिल्ली सल्तनत का भारत पे राज होना शुरू हो जाता है। ओके, 1206 में जो है वो भारत में आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम हुआ करता था। जो कि अब क्या होता है ये सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, जैसे कि टर्किश में एक होता है कि टर्किश में क्या होता है, जब आप एक राजा जब एक जगह को जीत जाता है तो वो वहां पे अपना एक गुलाम को छोड़ देता है। जैसे कि वो अगर उसने, जैसे मोहम्मद गौरी है, वो भारत को जीतने के बाद वहां पे अपना एक गुलाम को छोड़ देता है, वो वापस टर्क चला जाता है। तो उस गुलाम का नाम होता है मोहम्मद सॉरी उस एक सेकेंड, उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो वहां पे अपना एक गुलाम के तौर पे उसे वहां पे छोड़ देता है, वो वहां पे शासन करना शुरू कर देता है और मोहम्मद गौरी जो है वहां से चला जाता है। तो क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एक गुलाम था, वो एक स्लेव था, तो वो उस 1206 के बाद से वो एक डायनेस्टी की स्थापना करता है जिसे हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो इसके बाद से जो है वो 1206 से जो है वो स्लेव डायनेस्टी का स्थापना होता है, क्योंकि खुद ही एक गुलाम था। किसका गुलाम था? वो गौरी का एक गुलाम था। तो चलिए, कल से हम दिल्ली सल्तनत कल से हम स्टार्ट करेंगे। आज हमने पढ़ा कि कैसे हमारे भारतवर्ष में इस्लाम का आगमन हुआ। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आता है, उसके बाद मोहम्मद गजनवी आता है जो कि टर्किश था। पहले अरब आते हैं, फिर टर्क आते हैं। ओके, इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी आता है, और मोहम्मद गौरी के जाने के बाद वो अपना एक गुलाम छोड़ जाता है भारतवर्ष में, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही आगे एक डायनेस्टी की स्थापना करता है जिसे हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। और स्लेव डायनेस्टी जो है वहीं से वो दिल्ली सल्तनत का
जो है वो पीरियड जो है वो चलना शुरू हो जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, 1206 जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हम कल से हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।